नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ हैं राजनीतिक चर्चा के लिए, स्पेशल सेशंस पे चर्चा के लिए आपके जाने पहचाने ओंकार चौधरी जी और अभिषेक तिवारी जी। नमस्कार। आपका स्वागत है ओंकार जी और अभिषेक जी। जय श्री राम। चारों तरफ हल्ला है कि विमेंस रिजर्वेशन बिल को कैबिनेट ने पास कर दिया। आपके पास क्या समाचार है? ये कंफर्म सोर्सेस तो बता रहे हैं कि गणेश चतुर्थी के अगले दिन विमेन रिजर्वेशन बिल आने वाला है, किंतु सर मेरा फोकस विमेन रिजर्वेशन बिल पे है ही नहीं और था ही नहीं। मैं ये जानना चाहता हूं कि आज सदन में 8 बिल के बारे में बात हुई थी। तो चलिए, सीनियर सिटीजन के बेनिफिट्स के लिए एक बिल के बारे में बात होगी, पोस्ट ऑफिस के लिए बात हो गई एक बिल के लिए, एक दो बिल और बात की थी, लेकिन वो भी उतना महत्वपूर्ण नहीं था। विमेन रिजर्वेशन बिल चौथा बिल, किंतु 3 बिल और हैं जिसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं। आज पूरी कैबिनेट मीटिंग में रितेश मिश्रा, हमारे बहुत अच्छे सोर्स हैं जो एक बड़े न्यूज चैनल के लिए काम करते हैं, मैंने उनसे स्पेशली रिक्वेस्ट किया था, भाई पूरी तुम 9 बजे तक बैठ जाओ, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है, तुम उनके लिए काम करते हो, थोड़ा सा मुझसे भी लेके ये बता देना कि आखिर प्रेस ब्रीफिंग में हुआ क्या। उसने मुझे 9:10 पे फोन किया कि मंत्री जी लोग बाहर निकल गए हैं, कोई प्रेस ब्रीफिंग नहीं हो रही है, सबसे पूछा जा रहा है, सब सर झुका के बस बाहर निकल गए हैं, कुछ भी नहीं हुआ। तो अगर ऐसा है, इसका मतलब है कि एक दो बिल नरेंद्र मोदी जी ऐसा अवश्य लेके आ रहे हैं जिसके लिए वो विपक्ष को प्रिपेयर नहीं होने देना चाहते हैं। अब वो कौन सा बिल है, क्या बिल है, ये तो सर मोदी और शाह जी और एक दो आदमी को छोड़ के कोई नहीं जानता, मुझे लगता है। जी, सभी से अनुरोध है कि आप लोग हमारे दी जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2023 का ध्यान रखें। 4 और 5 नवंबर को ये इवेंट है। भारत एट क्रॉस रोड्स, चौराहे पर भारत है, और ओंकार जी और अभिषेक जी जो है वो दोनों ही उसमें उपस्थित होंगे, उसको चौराहे से निकाल कर एक निश्चित दिशा देने के लिए। और आपसे यह भी अनुरोध है कि जो कोई भी रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो तो रजिस्ट्रेशन लिंक भी इसमें दिया हुआ है, और क्राउड फंड भी हमारा खुला हुआ है, तो उस क्राउड फंड में भी कृपया आर्थिक सहयोग देके इस आयोजन को सफल बनाएं। जी ओंकार जी, आपके पास क्या सूचना है? देखिए, सूचना तो स्पष्ट है। जब कैबिनेट उस पर मोहर लगा चुकी है तो इसका मतलब सीधा सा यही है कि ये तो अभी तो अफवाह ही है। नहीं, अफवाह नहीं है। अभी कोई खंडन भी नहीं आया है। अच्छा। खंडन भी नहीं आया है। इसमें ये मान करके चलिए कि जो एक लगातार बात हो रही थी कि स्पेशल सेशन क्यों बुलाया जा रहा है। स्पेशल सेशन कोई सामान्य बिलों को पारित कराने के लिए तो बुलाएगी नहीं गवर्नमेंट। दूसरे, अगर नई पार्लियामेंट में ही आपको प्रवेश करना था, गणेश चतुर्थी को ही करना था, तो उसके लिए भी 2 दिन का सेशन बुलाया जा सकता था, मामला खत्म कर दिया जाता। पहले दिन पुरानी संसद को अलविदा कहते और गणेश चतुर्थी को नई संसद में प्रवेश हो जाते। वहां पर भी भाषण देते और यहाँ पर भी भाषण देते, जय श्री राम। फिर शीतकालीन सत्र का इंतजार कर लेते। अगर यही सामान्य बिल पेश करने थे जिनके बारे में मीडिया में चीजें आ रही थी या संसदीय कार्य मंत्री ने जिन बिलों के बारे में कहा था, तो हम लोग 31 अगस्त से ही इस बात की चर्चा कर रहे हैं, इस बात के अंदाजे लगा रहे हैं कि अचानक ये स्पेशल सेशन बुलाने की जरूरत क्यों पड़ गई। तो स्पेशल सेशन बुलाने की जरूरत पड़ी हुई है तो शुरू के 2-3 दिन तो जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम का मीडिया है उसने वन नेशन वन इलेक्शन का बैंड बजाया, अपने अलग अलग जो है विशेषज्ञों को बुलाया, कई जगहों पर अपने टिड्ढे खड़े कर दिए, वहां से लाइव टेलीकास्ट किया जाने लगा और तमाम तरह की बातें की जाने लगी कि मोदी जी वन नेशन और वन इलेक्शन के लिए जो है प्रतिबद्ध हैं, 2014 से ही हैं, तब से ही ये कह रहे हैं। और इसको इसलिए भी बल मिल गया कि
रामनाथ कोविंद साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन कर दिया गया, जिसमें गुलाम नबी आज़ाद से लेकर के 3 पॉलिटिशियन रखे, जिसमें अमित शाह भी थे, अधीर रंजन चौधरी भी थे, कुछ विधि विशेषज्ञ, संविधान विशेषज्ञ उसमें शामिल किए गए। तो चर्चा को बल मिला, लेकिन बाद में पता लगा कि ये तो इतनी पेचीदा प्रक्रिया है और अभी तो इस कमेटी ने एक भी बैठक नहीं की है, काम ही शुरू नहीं किया है, तो इस स्पेशल सेशन में इसको कैसे रखा जा सकता है, कैसे पास किया जा सकता है। तो तमाम तरह की चीजें। इसके बाद आपके ही कार्यक्रम में एक दिन हम लोग बैठे बात कर रहे थे, चाहे वक्फ का सवाल हो, चाहे जो वर्सेज एक्ट हो उसकी बात हो, या आपके जो पीओजे के हो, बहुत सारी चीजों को लेकर के, मतलब जितनी लाठियां भांजी गई है स्पेशल सेशन में कयासों को लेकर के साहब ये किया जाएगा वो किया जाएगा। लेकिन याद करिए संजय जी, आप ही के प्रोग्राम में जो हमने कंक्लूड किया था पिछले प्रोग्राम में, उसमें मोटे तौर पर हम लोग इस बात पर सहमत थे कि ये कुछ नहीं, महिला आरक्षण बिल ही हो सकता है। 2010 में राज्यसभा में ऑलरेडी उसको स्वीकृति मिल चुकी है, लोकसभा में वो पारित नहीं हो सका था, इनफैक्ट हंगामे की वजह से आगे बढ़ ही नहीं पाया था। और 2010 के बाद 2014 तक 4 साल तो फिर भी मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे ना, तो दोबारा उसको पेश करने का इन्होंने प्रयास ही नहीं किया। 2014 और 2019 के भारतीय जनता पार्टी के अगर घोषणा पत्र देखें तो उनमें महिला आरक्षण देने की बात कही गई है 33%। और अटल जी के समय तो 3 या 4 बार जो है कोशिश की गई थी महिला आरक्षण बिल को पेश करने की और पारित कराने की, 98, 99, इसके अलावा 2003, 2004, अगर मैं सही हूं तो 98, 99, 2002 और 2003, 4 बार अटल जी के समय इसको पेश किया गया था, पारित नहीं हो पाया था, तब भी हंगामा हुआ था। तो अब मुझे लगता है कि जिस तरह की परिस्थितियां हैं और मणिपुर के कांड को लेकर के कांग्रेस ने और विपक्षी दलों ने जिस तरीके से बवाल करने की कोशिश की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि भी तार तार करने की कोशिश की कि वो महिला विरोधी हैं, ये एक चस्पा करने का प्रयास किया। मुझे लगता है कि अगर हम अतीत में भी झांक करके देखें, जब जब इस तरह की चीजें हुई हैं, चाहे किसानों के इश्यूज रहे हों या दूसरे मामले रहे हों, इन मुद्दों पर जब भी नरेंद्र मोदी को, उनकी सरकार को घेरने की कोशिश की गई है, तो उसका बहुत ठीक तरीके से उन्होंने जवाब भी दिया है और इसको अवसर के रूप में बदलते हुए कुछ ऐसे फैसले किए हैं कि विपक्ष जो है वो चारों खाने चित्त दिखाई दिया है। तो मुझे तो लगता है कि कैबिनेट की जो खबरें आ रही हैं कि महिला आरक्षण बिल पर मोहर लगी है, मुझे तो इस पर यकीन है, मैं इसको अभी अफवाह नहीं कहूंगा। वैसे अभी अभी जो मैं देख रहा हूँ 8 बिलों की तो लिस्ट आ गई है। कौन कौन सी 8 बिल की लिस्ट आ गई सर? तो यदि विमेंस रिजर्वेशन बिल है तो फिर वो नवा है, 8 में तो नहीं है। और 8 है, मैं पढ़ देता हूँ आपको। दी एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल, ओके, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स अमेंडमेंट बिल 2019, repealing and amending bill 2023, the constitution scheduled tribes order amendment bill, the press and registration of periodicals bill, the post office bill, Jammu and Kashmir reservation amendment bill, और the constitution Jammu and Kashmir scheduled caste order amendment bill 2023। ये 8 बिल की लिस्ट अपडेट हो गई है। इस बिल में तो ऐसा कुछ नहीं है कि जिसको तो लेकर अब के इसका मतलब ये हुआ कि फिर ये जिसकी हम बात कर रहे हैं तो फिर नवा बिल होगा। 8 तो नहीं होगा, ये 8 में तो नहीं है ये। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मोदी जी का नाम नारा है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। मोदी जी को एक और नारा देना चाहिए, न खुद न बताऊंगा न बताने दूंगा।
न खुद सोऊंगा, न किसी को सोने दूंगा, न पत्रकार को, न विपक्ष को। तुम लोग सोचते रहो क्या करेंगे। लेकिन ये जो 8 बिल है, इसको तो सर शीतकालीन सत्र में भी कर देना था, वो तो किया जा सकता था। अच्छा, इसमें से जो 6 बिल थे सर, ये तो पिछली वाली जो मानसून सेशन था, इसमें बताया गया था कि इसी से सत्र में पास होगा। तो चूंकि हंगामा होता रहा, बहुत सारी चीजें होती रही, तो पास नहीं हो पाया ये 6। तो ये स्पेशल सेशन लायक भी नहीं था। अब मुझे थोड़ा सा स्पेशल अभी भी, सेशन लायक तो इसमें से एक भी नहीं है। मैं वही कह रहा हूं, इसमें से एक भी नहीं है कि स्पेशल सेशन के लिए हो। और जैसा ओंकार सर ने बोला, तो क्या नरेंद्र मोदी जी वर्किंग टाइम एक्स्ट्रा करा रहे हैं क्या, कि तुम लोगों ने जो हमसे मानसून से सेशन में और बाकी सेशंस में जो हंगामे किए थे, उसके लिए तुमको अब एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी बात और है कि ये जो आ रहा है, बता रहे हैं जो चैनल के साहब कि इसको तो 2029 में लागू करना है, तो फिर वो इसको इसकी भी लिए भी स्पेशल सेशन की क्या आवश्यकता है? अब मेरे ये समझ के बाहर है। मुझे अभी भी देखिए, पूरे दिमाग पे मेरे दही बना समझ के के तो रखेंगे मोदी बाहर जी। है। वेल प्लेड कह सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनमें से कुछ भी है। एक ऐसा जरूर कुछ हो रहा है जिसके लिए विपक्ष प्रिपेयर नहीं है। और वरना आखिर जब ये अभी कैबिनेट मीटिंग से बाहर अच्छा, एक निकले बात जब और सब, बताऊं आपको, एक जी बात और बताता हूँ आपको, जो टेक्निकल है बिल्कुल, और जो अधिकतर लोगों को शायद संभवतः जानकारी भी नहीं होगी, कि विमेन्स रिजर्वेशन बिल को यदि उसी स्थिति में पास करना है जैसा कि वो राज्यसभा से पास हुआ था, तो उसके लिए कैबिनेट मीटिंग की आवश्यकता नहीं है। हाँ, तो उसको कैबिनेट में डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। कैबिनेट में उसको डिस्कस तभी किया जाएगा जब उस बिल में अमेंडमेंट करके तब उसको लोकसभा में रखना हो, ठीक। नहीं तो देखिए, एक तो संजय जी, मुझे लगता ये है कि 2010 में जिस बिल को मंजूरी मिली थी, उसमें और जो आज की स्थितियां परिस्थितियां हैं, उसमें बहुत बड़ा अंतर आ गया है ऑलरेडी। कह रहा हूं, तो वो बिल डिस्कस कैबिनेट में तभी होगा जब उसमें कुछ अमेंडमेंट करना हो। अमेंडमेंट ही अमेंडमेंट किया यदि गया करना होगा। हो तो फिर क्या अमेंडमेंट करेंगे, ये भी नहीं, एक विषय हो अमेंडमेंट जाएगा वही चर्चा का। वही मैं बता रहा हूँ, कि अमेंडमेंट क्या किया गया होगा। उस समय ये स्थिति नहीं थी कि नई पार्लियामेंट हमारे सामने नहीं थी। इस समय नई पार्लियामेंट में 1200 से ज्यादा लोगों के बैठने की व्यवस्था है, तब नहीं थी। तब ठीक है। एक सीट से 2 प्रत्याशी, 2 एमपी चुनने का प्रावधान उस बिल में नहीं था। आज वो किया जा सकता है, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस पर शायद कुछ गंभीरता से हो रहा है, और संभवतः इसको मंजूरी मिली है। आज जो देखिए, रिजर्वेशन बिल क्यों टलता रहा, क्यों उसके विधेयक की प्रतियां फाड़ करके और सदन में उछाली जाती रही, और कौन कौन लोग थे ये जो इस तरह का कर्मकांड कर रहे थे, जो इस समाजवादी बात और से आशंकित लालू थे। जी हाँ, जो इस बात से और आशंकित और थे कि और मुस्लिम हमारे पार्टीज। हमारे मुस्लिम, हमारे जो पुरुष सांसद हैं, उनकी सीटें कम हो जाएंगी, वो इस तरह की हरकतें कर रहे थे। तो अगर मोदी सरकार ने ये फैसला कर लिया है कि 33% ऐसी सीटें रख लीजिए जहां से 2-2 एमपी चुन करके आए, एक महिला एक पुरुष, तो अमेंडमेंट तो करना पड़ेगा 2010 के उस बिल में जो उस समय पारित किया गया था, और नए सिरे से दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। लेकिन ये 8 बिल में तो है नहीं। जो 8 की ब्रीफिंग दी है संजय सर ने, मेरा काउंटर क्वेश्चन ये है कि ये तो ना सोऊंगा ना सोने देने वाली बात होगी। ये 8 जो पास कराने वाले, उसमें तो विमेन रिजर्वेशन बिल नहीं है। अगर नहीं ये है। भी नहीं है, तो कैबिनेट की मीटिंग हो किस लिए रही है? मैं मानता हूं कि ये मीडिया को बस ऐसे ही बहलाया जा रहा है। कहीं कुछ और भी है जिसके बारे में हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे कुछ पता नहीं क्यों 370 टाइप वाली जो वाइब आती है ना, वैसी आ रही है कि ये एक तो दिन पहले ये तो ये तो उसीलिए हो रही है जैसे एक वन इलेक्शन वाली बात हुई थी, सुरसुली हाँ छोड़ दी वन इलेक्शन की, और हाँ, उसके बाद पता चला कि कमेटी बन गई। अब आप मजे कमेटी वाली। लीजिए, अब सोचते रहिए कि साहब वो स्पेशल सेशन इसलिए हो रहा है क्या, और उस चक्कर में उनकी जो पूरी की पूरी मीटिंग थी मुंबई वाली, वो खराब हो गई।
बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी के पास कुछ अलग प्लान्स अवश्य हैं। अब वो क्या हैं, कैसे हैं, मैं बहुत दिनों से सोच रहा हूँ कि एक बात उन्होंने बहुत पहले लाल किला से बोली थी कि बढ़ती आबादी का भी बोझ हम पे बहुत ज्यादा है। उसके बाद एकदम से चुप हो गए, कुछ नहीं बोला उसके बाद। क्या पता इस बारे में आगे कुछ बढ़ने का कुछ हो रहा हो। अरे भूल लेकिन जाइए, आप क्या बात कर रहे हैं, इसको कोई सरकार नहीं छेड़ सकती है, बिल्कुल भूल जाइए। कोई पॉपुलेशन सरकार कंट्रोल के बारे में, कोई सरकार हाथ नहीं डालेगी इसमें, और नरेंद्र तो सर मोदी ये तो वक्फ बिल्कुल नहीं बोर्ड तो डालेंगे। हटाएंगे नहीं, वक्फ बोर्ड हटाएंगे नहीं। मुझे नहीं लगता कि वर्शिप ऑफ एक्ट के बारे में भी कुछ सोचेंगे। ये दोनों भी अभी जो मोदी जी की कंडीशन है वो इन दोनों में भी मोदी जी के बस के बाहर की चीज है। तो सर का तो ये प्रोग्राम हो गया जो हम लोग नवंबर में डिस्कस करेंगे कि चौराहे पे खड़े हैं। तो मोदी जी का तो ये सदन वाला फैसला भी चौराहे पे है सर। क्या समझे सर? थोड़ी देर और देखते हैं क्या आता है, तब तक और जो अन्य जो राजनीतिक गतिविधियां हैं उनके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। अन्नामलाई वाला समाचार इंपॉर्टेंट था समाचार यह आ रहा है। जी। नहीं, अभी देखते हैं, कुछ और आएगा, 10 मिनट बाद इसको फिर टेकअप करते हैं। समाचार ये आ रहा है कि सीपीएम ने ये घोषणा कर दी है कि केरला और बंगाल में वो सभी सीटों पर स्वयं लड़ेगी और किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेगी। यह समाचार आ गया, ये छाप दिया है अखबारों ने अपने पोर्टल्स पे। और यहाँ पे और एक और सर जोड़ लीजिएगा इसमें, मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी ने कैंडिडेट लिस्ट जारी कर दिया है। हाँ, ये आम आदमी ने तो पहले ही जारी कर दिया था छत्तीसगढ़ में और यहाँ समाजवादी पार्टी ने जारी कर दिया सर। उसका तो ठीक ठाक वोट भी मिला था 2018 के इलेक्शन में। समाजवादी पार्टी का चंबल में है इम्पैक्ट। हाँ। ये लगता है ना, वहाँ पे इटावा क्षेत्र से लगता हुआ है। नहीं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, अबे जब तुमको अपने अपने अलग अलग कैंडिडेट ही करने थे तो कमलनाथ से ज्वाइंट रैली के लिए क्या बोल रहे थे? मतलब एक ही मन से आम आदमी पार्टी अपने लिए वोट मांगती है, अखिलेश यादव अपने लिए वोट मांगते हैं, मायावती और ममता बनर्जी को भी बुला लो, सब एक ही मन से अपने अपने लिए वोट मांग ले। मतलब ये हो सकता है ना कि पैसे की कमी से विपक्ष नहीं, जूझ वो रही हो तो तो एक कह रहे, ज्वाइंट देखिए रैली कर लेते हैं। केजरीवाल जी ने तो स्पष्ट कह दिया है कि भाई हम जो भी चर्चा कर रहे हैं हम लोकसभा के लिए कर रहे हैं, विधानसभा से इसका कोई लेना देना नहीं है। जी ये भी ठीक ओंकार है। जी। देखिए, ये तो पहले से ही दिखाई दे रहा था कि इनके ना आपस में मन मिलते हैं, ना विचार मिलते हैं। ये सब मोदी को रोकना चाहते हैं, और मोदी को क्यों रोकना चाहते हैं 2024 में, उसका भी एक मेव एजेंडा यही है कि एक तो वो लाल किला से भी उन्होंने 3 बातें कही थी। एक तो कहा था कि ये जो परिवारवाद और वंशवाद है, इसको ख़त्म करना है। दूसरे उन्होंने कहा था कि ये भ्रष्टाचार ख़त्म करना है, भ्रष्टाचारियों को अंदर डालना है उठा करके। तीसरी बात कही थी तुष्टीकरण ख़त्म करना है, ये जो तुष्टीकरण की राजनीति है। और संयोग देखिए कि जितने ये इकट्ठा हो रखे हैं, इकट्ठा हैं भी कि नहीं है, ये एक आँखों का भ्रम मात्र है। बाकी तो ये फ़ोटो खिंचवाने के लिए, अपॉर्चुनिटी के लिए, एक फ्रेम में आने के लिए कि हम इकट्ठा हैं मोदी जी के खिलाफ, आप हमें विकल्प के तौर पर चुनिए, वो लोगों में एक भ्रम बनाए रखने के लिए ये सब नाटक नौटंकी हो रही है। एक्चुअल में ये है कि ये सभी परिवारवादी भी हैं, वंशवादी, भ्रष्टाचार के आरोपों में भी लिप्त हैं, घिरे हुए हैं, जांच एजेंसियों के निशाने पर हैं, इनमें से कम 70%। और तुष्टीकरण की राजनीति भी यही लोग करते हैं, कोई और तो करता नहीं है। तो उस लिहाज से ये लोग इकट्ठा हुए जरूर हैं, पर अगर हाल के आप इनके बयान देखें, अरविंद केजरीवाल की पार्टी का आ ही गया है। उनके पंजाब के एक नेता ने कह दिया कि पंजाब में तो हम अकेले लड़ेंगे। तो अगर आम आदमी पार्टी पंजाब लड़ रही है अकेले, सौरभ भारद्वाज ने ये कह दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि कांग्रेस जो है वो पंजाब और दिल्ली की तरफ ना देखे, तो फिर हम सोचेंगे कि हम राजस्थान और मध्य प्रदेश की तरफ ना देखें।
अच्छा, ममता बनर्जी क्यों घुसने देगी वहां कांग्रेस को और वामपंथियों को? और ममता बनर्जी का तो एक बयान भी आ गया है कि अगर वामपंथियों के साथ ही कांग्रेस को रहना है तो हमारी तो राम राम, हम तो अलग रास्ता अख्तियार करेंगे। अलग अलग राज्यों में संजय जी सिर फुटबॉल शुरू हो चुकी है ऑलरेडी। और मैं तो जहां अभिषेक बैठे हैं, मैं तो वहां का इंतजार कर रहा हूं कि लालू और नीतीश में भी खींचातानी होगी सीटों को लेकर के। अभी तो इन दोनों में भी जूतन तैयार होगी, बाकी घटक दलों का तो छोड़ दीजिए। तो ये मैं तो इस इंतजार, और देखिए अभी जो ये फैसला हुआ था 14 पत्रकारों के बाइकआउट का, उनके कार्यक्रम के बाइकआउट का, उसको लेकर के भी तीखे मतभेद सामने आ ही चुके हैं। सुनते हैं अरविंद केजरीवाल भी इससे सहमत नहीं थे। नीतीश बाबू का तो बयान आ ही गया है कि हम तो चाहते हैं कि इस तरह की चीज़ें ना हो, पत्रकारों को लिखने की पूरी स्वतंत्रता हो, बोलने की पूरी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो। और उसके बाद फिर इन्होंने भी थोड़ा सा अपने रुख में तब्दीली की है। पवन खेड़ा का एक बयान आया कि हमारी कोई व्यक्तिगत नफरत थोड़ा है इन लोगों से, अगर ये शाम को 5 बजे बैठ कर के नफरत परोसना बंद कर देंगे तो हम इनके कार्यक्रम में जाना शुरू कर देंगे। मतलब पहले कह दो, किसी को गाली बक दो, और बाद में सोचो कि इसका परिणाम क्या होगा, तुम्हें कोई ठोक भी सकता है, उठा के पटक भी सकता है। तो वही कांग्रेस के साथ हो रहा है। उनकी समझ में आ गया है कि साहब ये 5 राज्यों के चुनाव बिल्कुल सिर पे आ गए हैं, लोकसभा के चुनाव भी अब दूर नहीं है, 5 साढ़े 5 महीने बाद तो सरगर्मियां पूरी तरीके से उरूज पे होंगी, चरम पर होंगी। तो ऐसे में आप मीडिया के भले ही एक पार्ट से पंगा ले रहे हैं और कुछ को टारगेट कर रहे हैं, पर पूरे मीडिया में इसका मैसेज तो गलत गया ही है। हालांकि मीडिया को लेकर के भी हम अलग से चर्चा कर सकते हैं कि मीडिया अगर इस तरीके से पॉलिटिकल पार्टियों के टारगेट पे आ गया है, निशाने पर आ गया है, तो इसके लिए बहुत हद तक मीडिया भी जिम्मेदार है। पहले ये स्थितियां परिस्थितियां नहीं होती थी। मुझे तो अच्छे तरह से याद है, कई ऐसे अवसर आए हैं जब दिल्ली की सड़कों पर पूरा मीडिया उतरता था और देश के दूसरे हिस्सों से भी लोग दिल्ली पहुंच जाते थे। आज तो बुरा हाल हो रहा है, खेमेबंदी इतनी ज़्यादा है और सबके माथे पे लिखा हुआ है कि कौन किसके साथ खड़ा हुआ है और क्या कर रहा है और किसका क्या एजेंडा है, ये भी तो सबको पता है। तो इसलिए इन लोगों को भी लगता है कि जिसको गाली देना है गाली दे लो। लाइव कार्यक्रम में जिस तरह से बदतमीजी होती है आजकल एंकर्स के साथ में, जिस जिस तरह की टिप्पणियां करके चले जाते हैं पॉलिटिकल पार्टियों के नेता, ये क्या बर्दाश्त किया जाना चाहिए मीडिया के द्वारा? बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन किया जा रहा है क्योंकि सब कंप्रोमाइज हैं। इनके मालिकान भी और जो इनके संपादक हैं वो तो रीढ़ विहीन बैठे हुए हैं, वो अपनी नौकरियां बचाने में लगे हुए हैं। वो क्या किसी को जो है आंखें दिखाएंगे और स्टैंड लेंगे? तो हाल तो बुरा है और इनके अंतर विरोध अब तेजी से आने शुरू हो चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि ये दिसंबर तक सब लोग इकट्ठा रह पाएंगे। जो इनका यूपीए का कुनबा था उसमें एक दो पार्टी और ऐड हो जाएगी, बस उतने ही रहेंगे, बाकी सब भाग खड़े होंगे। और नीतीश बाबू आज कहाँ हैं? आज का स्टैंड क्या है उनका? नीतीश बाबू का स्टैंड पत्रकारों को लेकर के बहुत क्लियर हुआ था, लेकिन आज दूसरी चीजें जो दिखी कि तेजस्वी आगे थे और उसके पीछे काफी पीछे अशोक चौधरी खड़े थे और अशोक चौधरी का गर्दन पकड़ के वो फ्रंट पे लेके आए और गले लगाया। ये मैसेज कुछ जो है ना ललन सिंह को था कि अब तुम उतने शायद करीब तुम्हारी आवश्यकता नहीं, तुम बहुत बोल रहे हो बीजेपी के अगेंस्ट में, अशोक चौधरी को थोड़ा सा आगे करते हैं। और पता नहीं क्यों ये वाइब कुछ फिर से वही पुरानी सुनी सुनाई सी लगी सर। लालू यादव थे, अस्वस्थ हैं, मिलने चले गए। छठ हो रहा है, अरे भाई प्रसाद देने गए थे, पलटी थोड़े मार रहे हैं। ठीक है भाई, ईद की किसी चीज की, रमजान की दावत चल रही है, तेजस्वी यादव की पार्टी है, उसमें पहुंच के बिना बताए। अरे भाई
इस्लाम का मामला है, इसमें बीजेपी से पलटी मारने की तो कोई बात नहीं है। तो बात वही चल रही है कि पलटी नहीं मारेंगे, पलटी नहीं मारेंगे, पलटी नहीं मारेंगे अभी भी। किंतु जो सीक्वेंस बन रहा है वो ठीक नहीं बन रहा है सर। अच्छा, कमाल की बात यह है कि राजद के नेता भांप चुके हैं इस बात को। उनका रत्ती भर विश्वास नहीं है नीतीश कुमार के ऊपर। आज नीतीश कुमार ने एक और बात कही है कि प्रधानमंत्री जी अगर चुनाव अभी कराना चाहते हैं अभी भी करा लें, चुनाव के लिए तो हम लोग तैयार हैं, और वन नेशन वन इलेक्शन के तो हम समर्थक थे, सबसे पहले तो हम ही कह रहे थे। तो कुछ भी चीजें, क्योंकि अमित शाह कल गए थे और उन्होंने कहा कि बिहार का इलेक्शन भी पहले हो सकता है, 2024 के आसपास ही हो सकता है वो भी बिहार का इलेक्शन। तो चीजें समझ में कुछ आ नहीं रही है कि नीतीश कुमार इस वक्त सोच क्या रहे हैं। ना तो आरजेडी वालों को समझ में आ रही है और ना ही बीजेपी वाले भी श्योर है, क्योंकि बिहार बीजेपी का मानना है उन्हें नहीं लेना चाहिए, अमित शाह का मानना है नहीं लेना चाहिए, लेकिन मोदी जी G20 के समिट में जब मिलते हैं अगले दिन 400 करोड़ रुपए सैंक्शन कर देते हैं, और 24 घंटे के उनका फ्लाइट जब तक पटना में लैंड किया उससे पहले पैसे पहुंच गए हैं सर के पास। तो कुछ वाह अतरंगी वाह सा हो रहा है। वाह, बड़ा ही मजा आ रहा है ये तो। और उधर भगवंत मान ने कह दिया है सीधे सीधे कि भाई हम तो एक भी सीट नहीं देंगे कांग्रेस को एक भी सीट पंजाब नहीं में। देंगे कांग्रेस को। अच्छा, ये जो है ना, भगवंत मान ने स्टैंड अपनी मर्जी से लिया है, या दिल्ली, जो कहावत है पंजाब में कि दिल्ली वाला जो है वो पंजाब को चला रहा है, उनकी मर्जी से, ये भी कहना थोड़ा सा टफ है, क्योंकि इस वक्त आम आदमी पार्टी के अंदर ही बहुत सारे रिफ्ट पैदा हुए हैं इस बात को लेकर के कि दिल्ली के लोग हमें रूल ना करें। ये बहुत तेजी से एक सेंस डेवलप हो रहा है, और मुझे लग रहा है कि भविष्य के जीतन राम मांझी कहीं अगर भगवंत मान साबित हो जाए तो हम सबको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। जी जी, तो अब लेटेस्ट आ रहा है कि साहब 33% नहीं है 50% है। अब बवाल होगा, अब होगा बवाल, अब होगा बवाल, कुर्ता फाड़ बवाल होगा। और हो सकता है कि आरजेडी अगर कोई समर्थन कर भी देगा तो आरजेडी ना मानने की, समाजवादी पार्टी ना मानने की, टीएमसी नहीं मानने की। अब होगा बहुत गदर मच जाएगा इस देश में वुमेन रिजर्वेशन बिल के नाम पे। ये वाला जो आपने 50% कहा था, इसके लिए तो डेफिनेटली कोई तैयार नहीं होगा, क्योंकि विपक्ष ने सोचा होगा कि चलो ठीक है इतने। इसमें समस्या क्या है कि भाई बीजेपी के लिए तो कोई समस्या है नहीं, उसका एमपी का टिकट आप किसी को ही दो, उसको तो मोदी के उसको नाम तो पे ही कैडर वोट पे मिल लड़ना रहे है, उसको तो कैडर पे लड़ना है। लेकिन सबके साथ मैं वही कह रहा था कि ये तो बवाल हो जाना है। बीजेपी को तो अपना कैडर है, उसके लिए तो पीएम मोदी उम्मीदवार हो, अमित शाह हो या योगी हो, उसको तो पीएम चुन लेना है बीजेपी के नाम पे। लेकिन यहां क्या होगा, यहां तो आपके पास है ही नहीं कुछ। ये तो सर बवाल हो जाएगा स्पेशल सेशन में। तो मुझे क्या होगा लगता फिर है कि इसमें? तो मारकाट होगी, सर ये अब तो क्या है ना फंस जाएंगे कि बुरी तरह से। ये नया वाला सदन भी तो ऐसा बना है कि आप वेल में नहीं पहुंच सकते। ये तो वो भी हाइट वाइट देख लिया, तो मिर्ची स्प्रे भी नहीं चलना है सर। यहाँ तो अलग तरह की सिक्योरिटी है, तो नए सदन में करा रहे हैं। मैंने बोला था ना कि कुछ तो अतरंगी है जो हम सब नहीं सोच सकते, वो सोचे हुए हैं। ये तो बात मुझे पता था कि वो होगा, लेकिन अगर इस प्रकार से 50% वाला है तो मुझे लगता है कि सर सबसे पहले बिहार स्टेट में आग लग जाएगी सर। सड़क पे गुंडे उतर जाएंगे, हम लोग को संभल के चलना होगा। तो ट्रांसजेंडर अलाउड होगा कि नहीं? एक दर्शक का मैसेज है, 99% विमेन रिजर्वेशन कर दो, बस अमित शाह और मोदी बचेंगे। ये भी ठीक है, नॉट बैड। ये भी ठीक है भाई, ये भी ठीक है। लेकिन मेरा ये कहना है सर कि आप लोग को जो निर्णय लेना, आप बिहार में क्यों आग लगवाना चाहते हो सर? ये लोग तो आरजेडी वाले तो ऐसे हैं कि 50% विमेन सिक्योरिटी का सुन के स्कूटी वाली तक को नहीं चलने देंगे। कहेंगे हमारे यहाँ एक भी महिला नहीं है। हाँ, ये तो बवाल ही हो जाएगा सर। आप लोग कभी अग्निवीर, ये गजब हो जाएगा सर। मतलब मैं डर रहा हूं, अगर 50% है तो राजद विल नेवर एक्सेप्ट
क्योंकि उसमें है ही नहीं सर, वो लोग तो मानते ही नहीं है इस प्रकार की बातों में। नहीं, लेकिन राजद क्या करेगा, लोकसभा में तो उसका एक भी नहीं है। अरे ठीक है लोकसभा में, लेकिन चुनाव तो लड़ाना है ना गुरुजी, कि चुनाव भी नहीं लड़ेगा, कैंडिडेट तो देगा। नहीं, जब 50% वो आरक्षण महिलाओं को दे देंगे तो महिलाओं के वोट राजद को मिलेंगे या बीजेपी को मिलेंगे? पहली बात कि वो देने ही नहीं देगा, बोला नहीं हम अलग हो जाएंगे भाई, कुछ हो जाएगा। मुझे लगता है कि इसमें तो सर वही है सर, सीपी में शायद साथ न दे, बोले ये गलत हो रहा है मोदी जी, साथ देने का ये मतलब नहीं हुआ था कि इस हद तक साथ देने का मतलब है। ये तो थोड़ा सा 50% थोड़ा सा अलग है सर, ये टफ हो जाएगा। तो देखिए, इस पे तो भी बहुत मजा आने वाला है, आगे क्या होता है देखते हैं। जी ओंकार जी, 50% आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? देखिए, अभी मैं देखता हूँ कि एक्चुअल स्थिति क्या है, क्योंकि आप लोगों ने थोड़ा सा रायता फैला दिया ये कह करके कि 8 बिल तो सामने आ गए, आरक्षण बिल नहीं है। मैं कॉन्फिडेंट हूं कि अगर स्पेशल सेशन बुलाया है तो कुछ तो सरप्राइज है उनके पास, कुछ तो वो करेंगे। देखिए, वो इंडिया और भारत वाला वो उस पर चर्चा बेमानी है, उसका कोई मतलब नहीं है। संविधान में ऑलरेडी इंडिया और भारत दोनों चीजें हैं। आप इंडिया इस्तेमाल नहीं करना चाहते, आपने भारत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, बात हो गई, खत्म हुई। खत्म हो गई, उसके बात सही लिए है। संसद में कुछ करने की, लाने की जरूरत है नहीं। जरूरत नहीं है। बाकी चीजों पे हम लोग प्रोग्राम अपने पहले प्रोग्राम में भी डिस्कस कर चुके, उनमें भी बहुत दम लगता नहीं है कि आप ये वक्फ एक्ट या प्लेस वर्सेस एक्ट उनको आप छेड़ेंगे या उसके लिए कुछ करेंगे। अभी मुझे लगता है कि उस तरह की चीजें होंगी नहीं। वन नेशन वन इलेक्शन अभी तैयार नहीं है, अभी तो प्रक्रिया ही शुरू नहीं हुई है, तो अभी दूसरे उसमें पेचीदगियां इतनी ज़्यादा है, बहुत सारे सवाल हैं, उनके जवाब आपको तलाश करने पड़ेंगे, सहमति लेनी पड़ेगी बहुत सारे दलों की, अलग अलग, बहुत लंबी चौड़ी कवायद है। मतलब ऐसे नहीं है कि आज ये हो गया और कल आपने करके और परसों जो है फिर इलेक्शन डिक्लेयर कर दिए, ऐसा नहीं होता है, बहुत लंबी प्रक्रिया है। तो ले दे करके मुझे अभी भी यही लगता है कि महिला आरक्षण बिल आएगा, वो 33% होगा, 50% होगा, ये अपने आप में देखने वाली बात है। 50% होगा तो ये तो बहुत ही, वो पुण्य परसों वाजपेयी ने जो अरविंद केजरीवाल से कहा था कि बहुत ही क्रांतिकारी, तो ये तो बहुत ही क्रांतिकारी हो जाएगा। मुझे लगता है कि बीजेपी चाहती नहीं है कि महिला रिजर्वेशन मिले, तो इसीलिए 50% कर दिया है, जिससे कि वो लड़ाई भिड़ाई में उसको जो है वो कोई सिलेक्ट कमेटी वगैरह में डाल के और उसको टांग दे। नहीं, अरे सर लेकिन तो कोई फिर इसके प्रेशर लिए भी भी तो इन स्पेशल पर, सेशन की बुलाने की क्या जरूरत थी, अगर आप नहीं प्रेशर चाहते भी हैं तो तो इसके लिए कोई प्रेशर थोड़ा सा इन पे कि आप लेकर के आइए ही, प्रेशर इन तो पर है तो वो नहीं। आप, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, 50% करना है आपको, 35% करना है, आप ऐसे स्टेप क्यों लेते हो कि मेरा स्टेट जलने को आतुर हो जाएगा सर। मैं बता रहा हूँ सर, आपके यहाँ बिहार में क्रांति तो बिहार से ही शुरू होती है ना, तो आपके यहाँ क्रांति तो बहुत दिनों से हुई नहीं है, इसी बहाने हो जाएगी। अरे सर अभी तो अग्निवीर वाला पूरी क्रांति हुई थी, ट्रेन की ट्रेनें पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या हो गया, अब आप फिर आप ये लेके आ रहे हैं। 50% थोड़ा ज्यादा हो जाएगा सर, मुझे लगता है कि मोदी जी, पता नहीं अब मोदी जी क्या करेंगे, वो तो मोदी जी है। 1% कम करवा लो, 49% करवा लो। नहीं मानेंगे सर, आप भी जानते हैं ना, तो 33% था तब, तो आपने देखा होगा सदन में कि किस प्रकार से समाजवादी पार्टी का वो उचक्का, में नाम भूल गया उसका, जो अभी इनकाउंटर में मारा गया था, अतीक अतीक अहमद, हाँ। अतीक अहमद, वो कैसे कर रहा था सीट पे उछल उछल के, वो उचक्का कैसे कर रहा था, वो 33% पे, यहाँ तो 50% आप लेके आ रहे हो, और वैसे वैसे तो भरे हुए हैं सर। चलिए, ये बात ठीक है कि जीते नहीं है, लेकिन फिर भी है तो। आइए, अब आपको जल्दी जाना है, तो जी अब हम दर्शकों के प्रश्नों को ले लेते हैं। दर्शकों के प्रश्न, जेबीजेपी कह रहे हैं उदय निधि को दंड के लिए बीजेपी पर दबाव डालो, एसटीजी। दबाव पड़ रहा है, आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट।
योद्धा सिंह 100 और 500 रुपए के नोट बंद। दीक्षित मजाक कर रहे हो क्या? योगी मतलब कंठिका लीजिए। अरे यार, योगी कंठिका तो 3 लेके बैठे हैं। नोट वोट कुछ बंद ही नहीं होने। Saib Qureshi, can the upcoming state election be postponed to happen with Lok Sabha elections by imposing president's rule in those states? No. नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा, टाइम पे होगा। जी, तो आज यही प्रश्न है, तो फिर हम चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं। और सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, ओंकार जी को बहुत बहुत धन्यवाद, अभिषेक जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, मोदी जी हम